हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट वन में हमने देखा था कि पदार्थ होता क्या है और उन पदार्थ की विशेषताएं क्या होती है। और हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो हम लोग पदार्थ की विशेषताएं पढ़े थे उन विशेषताओं को कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से, कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से। तो हम लोग उस वीडियो में पढ़े थे कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन विशेषताओं को हम लोग इस वीडियो में कुछ क्रियाकलाप, कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला जो विशेषता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इस विशेषता को समझने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और हम लोग उस बीकर का आयतन मान लीजिए 100 ml है। उस बीकर का आयतन कितना है, 100 ml है। और उस बीकर में हम लोग पूरा पानी ना भर के कितना पानी भरेंगे, 60 ml तक पानी भरेंगे। मतलब कि उस बीकर में अब जल का आयतन कितना हो गया, 60 ml हो गया। अब उस 60 ml आयतन वाले जल में हम लोग कुछ चीनी मिला देंगे। कुछ क्या करेंगे, चीनी मिला देंगे। अब हम लोग चीनी मिलाने के बाद उस चीनी को कुछ देर तक उस जल में मिलाएंगे। अब ऐसे इस कांच के छड़ के द्वारा हम लोग उस जल में हम लोग चीनी को मिला रहे हैं। अब मिलाने के बाद क्या होगा कि एक चीनी और जल का विलयन तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास चीनी और जल का एक मान लीजिए विलयन तैयार हो गया। अब हम लोग इस विलयन में देखेंगे कि जो जल का प्रारंभिक आयतन 60 ml था। प्रारंभिक आयतन मतलब कि जो पहले आयतन था, बिना अभी चीनी मिलाए हम लोग 60 ml जल लिए थे। अब इस विलयन बनने के बाद भी इस बीकर में जो विलयन का आयतन है वो भी 60 ml ही है। इससे मतलब ये हुआ कि पहले भी 60 ml, अब भी 60 ml, लेकिन हमने तो चीनी मिलाया है इस जल में, तो कुछ तो बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमने चीनी मिलाया है तो जल के आयतन में थोड़ी सी तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन तो हुआ नहीं। अभी भी 60 है, पहले भी 60 था। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि चीनी जल से गायब हो गया है, चीनी जल से गायब हो गया है। लेकिन जब हम लोग चीनी और जल का विलयन बनाते हैं, घर पर भी देखते हैं, तो और चीनी और जल का विलयन बनाने के बाद जब हम लोग उसको पीते हैं तो हम लोगों को उसमें मीठा स्वाद आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें से चीनी गायब भी नहीं हुआ है, चीनी गायब भी नहीं हुआ है और जल का विलयन का आयतन भी नहीं बढ़ा है। तो अब हुआ क्या है, तो वो हम लोग समझेंगे कि जो चीनी के कण हैं वो बहुत छोटे छोटे कण में विभाजित हो गए हैं, छोटे छोटे कण में टूट गए हैं। और टूटने के बाद जो जल के कण के बीच में स्थान है उसमें जाकर समाहित हो गए। तभी तो उस जल का विलयन का आयतन नहीं बढ़ा है। अगर चीनी के कण जल के कणों के बीच में समाहित नहीं होते तब तो जल के विलयन का आयतन बढ़ जाता, लेकिन जल के आयतन का विलयन तो बढ़ा नहीं। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि जो जल के कण हैं उनके बीच कुछ रिक्त स्थान है और उन रिक्त स्थानों के बीच में जल चीनी के कण आकर समाहित हो गए। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ हम लोग ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए हमने चीनी मिलाया काफी अच्छे से, उसको कुछ देर तक मिलाने के बाद ये जल के कण है और ये जल का कण है, ये जल का कण है और ये जल का कण है, और ये छोटा, इनके बीच में कुछ क्या है, रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थानों के बीच में क्या हुआ कि चीनी का कण आके बैठ गया। मतलब मान लीजिए यहाँ पे चीनी का कण आके क्या हो गया, बैठ गया। ये चीनी का कण है और ये जल का कण है। तभी रिक्त स्थान की पूर्ति भी हो गई है और जल का विलयन का आयतन भी नहीं बढ़ा है, जल के विलयन का आयतन भी नहीं बढ़ा है। अब रिक्त स्थानों के बीच में अगर कोई चीज आके बैठ जाती है तो आयतन कैसे बढ़ेगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये दो चौक है, हमारे पास ये दो चौक है। अब इन दो चौकों के बीच में कुछ रिक्त स्थान है, तो इन रिक्त स्थानों के बीच में अगर मान लीजिए हम लोगों ने कुछ चीज लाके डाल दिया, मान लीजिए एक कागज है और इस कागज को हम लोग ऐसे लाके इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए, तो इस रिक्त स्थान की भरपाई भी हो गई और इसका आयतन भी नहीं बढ़ा। अब आयतन नहीं बढ़ा मतलब क्या हुआ कि इसका न लंबाई परिवर्तित हुआ, ना ही इसकी कुछ चौड़ाई परिवर्तित हुई और ना ही इसकी मोटाई परिवर्तित हुई। कुछ भी इसमें परिवर्तित नहीं हुआ, ना ही इसका चौड़ाई परिवर्तित हुआ, ना ही इसका लंबाई परिवर्तित हुआ और ना ही इनका मोटाई परिवर्तित हुआ, ना ही इनका मोटाई परिवर्तित हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग इस
चाक को ऐसे सटा दें, इनके बीच कुछ रिक्त स्थान नहीं है, और हम लोग इस कागज को रखेंगे तो देखेंगे कि ये कागज ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे आने के बाद क्या होगा, इसकी लंबाई तो वही रहेगी, इसकी चौड़ाई तो वही रहेगी, लेकिन इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी मोटाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब मोटाई बढ़ने से इसका क्या होगा, आयतन परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे मतलब कि रिक्त स्थानों के बीच में अगर कोई कण आ जा रहा है तो उससे उसके आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर रिक्त स्थान नहीं है और वहां पर कोई दूसरा कण आके बैठ रहा है तो उससे उसके आयतन में परिवर्तित होना निश्चित है। तो हम लोग मान सकते हैं कि इस जल के कणों में भी यही बात है कि इनके बीच कुछ रिक्त स्थान है, और इसमें मान लीजिए जल के 2 कण हैं और इसके बीच में चीनी के कण आके समाहित हो गया है, इसलिए इसका आयतन नहीं बढ़ा। तो हम लोग इस क्रियाकलाप के माध्यम से इस बात को सिद्ध कर दिया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सिद्ध कर दिया मतलब देख लिए कि हम लोग पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, तभी उस जल के विलयन का आयतन नहीं बढ़ा है, अन्यथा उस जल के विलयन का आयतन बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा है कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म होने का मतलब कि मान लीजिए हम लोग इसको भी क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। फिर से एक बीकर लेंगे और उस बीकर में हम लोग 100 ml जल भर लेंगे, मतलब कि उस बीकर में जल का आयतन 100 ml होगा, और उसमें हम लोग कुछ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के कुछ कण को डालेंगे। मान लीजिए कि 100 ml आयतन के जल में हम लोग 10 ग्राम या उससे कम भी हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे कण को डाल देंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल को डाल देंगे। अब उसको डालने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो जल है उसका रंग परिवर्तित हो गया है। उस जल का रंग अब गहरा बैंगनी हो गया है, अब गहरा बैंगनी हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जो जल का विलयन बना है, पोटेशियम परमैंगनेट और जल का जो विलयन हम लोग बनाए हैं उसका रंग गहरा बैंगनी हो गया है। अब इस गहरे बैंगनी रंग वाले विलयन से हम लोग 10 ml विलयन लेंगे एक परख नली में। एक परख नली में मान लीजिए हम लेंगे उस 10 ml विलयन को और फिर एक दूसरे बीकर में डाल देंगे। एक दूसरे बीकर में डालने के बाद हम लोग उस बीकर में हम लोग चाहते हैं कि विलयन का आयतन 100 ml होगा, तो 10 ml तो एक गहरा बैंगनी वाले विलयन का 10 ml। अभी हम लोगों को 90 ml जरूरत है 100 ml बनाने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 90 ml जल डाल देंगे, प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस 10 ml प्लस 90 ml जल, 10 ml ए विलयन और प्लस हम लोग क्या करेंगे 90 ml ये जल डाल देंगे। अब दोनों मिलकर क्या हो गया, 100 ml का एक बना लिया विलयन। अब इस विलयन में भी हम लोग देखेंगे कि इस विलयन का रंग भी क्या हो गया, हल्का बैगनी हो गया। इस विलयन का रंग भी क्या हो गया है, हल्का बैगनी हो गया है। इसके भी रंग में, इस जल के विलयन का रंग भी बैगनी हो गया है, मतलब कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें भी मौजूद है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, अब इस हल्के बैगनी वाले विलयन से भी 10 ml लेंगे विलयन प्रणाली में, और फिर इसको हम लोग एक दूसरे बीकर में डालेंगे, और हम लोग इस बीकर के आयतन में को भी 100 ml बनाना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस 90 ml जल मिला देंगे। अब 90 ml जल मिलाने के बाद अब आयतन कितना हो गया, 100 ml। अब फिर हम लोग देखेंगे कि इस विलयन का भी रंग क्या हो गया, बैगनी है, लेकिन हाँ थोड़ा हल्का बैगनी है, हल्का बैगनी है हो गया, लेकिन ये पूरा तरह से इसमें रंग खत्म नहीं हुआ है, रंगहीन नहीं हुआ है, रंग मौजूद है इसमें। फिर से हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, इस विलयन से भी हम लोग 10 ml विलयन बीकर में प्रणाली में लेंगे, और इसको फिर से एक अगले बीकर में डालेंगे, और उसमें भी 90 ml जल मिलाएंगे, और उसको भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसका भी रंग क्या होगा, उसका भी रंग क्या होगा, कुछ बैगनी ही मिलेगा। उसका भी रंग क्या हम लोगों को मिलेगा, बैगनी मिलेगा, थोड़ा बहुत हल्का बैगनी मिलेगा, बहुत हल्का बैगनी हम लोगों को मिलेगा। इस विलयन से थोड़ा सा इसका रंग और हल्का हो जाएगा, लेकिन रंगहीन नहीं होगा, रंगहीन नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, हमने इतना 10 ग्राम या उससे भी कम हम लोगों ने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लिया था, और हम लोग 700-800 ml 1000 ml जल को रंग में परिवर्तित कर दे रहे हैं। 1000 ml जो रंगहीन जल है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रंग में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है।
एक पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के कण इतने सूक्ष्म है कि वो 1000 ml जल को भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रंग में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो इससे हम लोग दूसरा विशेषता भी समझ लिया कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा और चौथा विशेषता, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इसको देखने से पहले हम लोग एक शब्द को देखेंगे जिस शब्द का नाम है विसरण, मतलब डिफ्यूजन। विसरण डिफ्यूजन को हम लोग समझेंगे। तो विसरण या डिफ्यूजन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जब हम लोग के पास दो या दो से अधिक पदार्थ के कणों के बीच अंतः मिश्रित हो जाना, मतलब कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ये मार्कर है और इस मार्कर में हम लोग इंक डालते हैं। इस मार्कर में हम लोग क्या करते हैं, इंक डालते हैं। तो इस इंक का इस मार्कर में चले जाना ये क्या कहलाता है, आपस में मिल जाना। इस इंक का इस मार्कर में जाके मिल जाना ही क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। क्योंकि ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, ये इंक है, ये मार्कर है, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। और इस इंक के पदार्थ के कण का इस मार्कर के पदार्थ के कण के साथ अंतः मिश्रित हो जाना। अंतः मिश्रित मतलब हम लोग उसको अपनी आंखों से पुनः देख नहीं पाएंगे, ऐसे नहीं देख पाएंगे कि हाँ ये मिक्स हो गए, मतलब उनके कणों को हम लोग आपस में देख नहीं पाएंगे मिलते वक्त, उसे क्या कहेंगे, अंतः मिश्रित हो जाना। ठीक, तो हम लोग विसरण को बोलते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ के कणों का अंतः विसरण कहलाता है। का अंतः विसरण कहलाता है। अंतः मिश्रण मतलब कि हम लोग उनका मिश्रित होना अपने आंखों से नहीं देख सकते। उनका मतलब कि जो कण है वो मिश्रित हो रहा है, लेकिन हम लोग उनको आंखों से नहीं देख सकते, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अंतः मिश्रण। तो हम लोग डिफ्यूजन को समझ लिए। और ये जो विसरण है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होगा, अलग अलग प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए गैस का विसरण अलग होगा, द्रव का विसरण कुछ अलग तरीके से होगा, ठोसों में विसरण अलग तरीके से होगा। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे होगा। गैस का विसरण हम लोग, जैसे कि मान लीजिए गैस का विसरण, हमारे घर में खाना बनता है तो उसका हमारे को सुगंध आने लगता है। उसका सुगंध आने लगता है क्योंकि उस गैस खाने का जो गैस भाप निकलता है वो गर्म रहता है और वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो क्या हुआ, गैस के कण आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। गैस के कण क्या हो गए, आपस में मिश्रित हो गए। भाप का कण और वायु का कण आपस में मिश्रित हो गए और वो हमारे पास आ गए और हम लोग उसको सुगंध महसूस होने लगता है। तो क्या हो गया, गैस का मिश्रण। दूसरा एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए कि अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं घर के एक दूसरे कोने पर और पूरे घर में क्या होता है, महकने लगता है अगरबत्ती का सुगंध। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अगरबत्ती का धुआं निकलता है, वो भी एक गैस है। और हमारे कमरे में, हमारे रूम में जो वायु उपस्थित है वो भी एक गैस है। तो उस धुएं का कण और उस वायु का कण आपस में क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं और वो मिश्रित होने के बाद पूरे कमरे में फैल जाते हैं, जिससे हम लोगों को अगरबत्ती की खुशबू मिलती है। ठीक, तो और एक बात की जो गर्म गैस होती है वो बहुत तेजी से गति करती हैं। जो गर्म गैस होती है, जैसे कि हमारा भाप था तो वो भी गर्म है और हमारा जो अगरबत्ती का धुआं वो भी गर्म है। तो ये क्या करते हैं, जो गर्म गैसें होती हैं वो बहुत तेजी से गति करती हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत तुरंत, जैसे अगरबत्ती जलाए हम लोगों को खुशबू आने लगता है। हमारे कुकर से जो सीटी निकलता है तो हम लोगों को खुशबू महसूस होने लगती है, उस खाने का महक हम लोगों को महसूस होने लगता है जो कुकर से सीटी लगता है जो अगरबत्ती जलाते हैं। तो ये हुआ गैस का विसरण, हम लोगों ने समझ लिया। अब द्रव का विसरण है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने किसी कप में पानी ले लिया और इस इंक को हम लोग उस
कप के पानी के ऊपर ऐसे डाल देते हैं, 2-4 बूंद ऐसे डालेंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद उस जो कप का पानी है वो रंगीन हो जाएगा, इस इंक के कलर का हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि जो इंक के कण है, जो इंक का कण है वो धीरे धीरे गति करते हुए गया और उस पूरे जल को क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। तो इसके भी क्या हुए, पर इंक के कण भी क्या हुए, गति करते हुए गए। तो ये द्रव का विसरण हुआ, लेकिन हाँ तुरंत नहीं रंगीन करता है, धीरे धीरे जाता है, कुछ थोड़ा सा भी टाइम लगता है। जैसे कि अगरबत्ती का क्या है कि तुरंत हम लोगों को सुगंध देने लगती है, खाने का भाप जो होता है उसका तुरंत हम लोगों को स्वाद आने लगता है। लेकिन अगर हम लोग इंक डालेंगे, आप लोग इंक डाल के देखिएगा घर पर कि इंक हाँ थोड़ा सा तो टाइम लेगा, जरूर 2-4 सेकंड का टाइम लेगा, तब जाके वो रंगीन करता है। तो इसमें गैस का विसरण थोड़ा ज्यादा तेजी से होगा द्रव के विसरण की अपेक्षा। अब हम लोग बात करेंगे ठोस का विसरण। ठोस के विसरण का उदाहरण आप लोगों के पास एक व्हाइट बोर्ड ही है। इस व्हाइट बोर्ड में हम लोग मान लीजिए इस मार्कर से हमने अभी लिखा और तुरंत मिटाए तो क्या हुआ, उस तुरंत तो मिट गया। इस इंक से हमने लिखा और इस व्हाइट बोर्ड पे मिटाए तुरंत तो मिट गया। लेकिन अगर हम लोग इस व्हाइट बोर्ड पे ऐसे इसको लिखा छोड़ दें और हम लोग 4-5 दिन बाद आए और मिटाएंगे इस व्हाइट बोर्ड से, तो देखेंगे कि थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत हो रहा है मिटाने में, थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा ज्यादा बल लगाना पड़ा है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगा इसको मिटाने में। तो दिक्कत होगा मिटाने में, इसका तात्पर्य क्या है कि जो इंक का कण है, जो इंक का कण है इस व्हाइट बोर्ड के कण में जाके मिल गया है। अब मिल जाने के कारण हम लोगों को थोड़ा इसको मिटाने में दिक्कत होता है, ठीक। लेकिन ये हम लोग देखेंगे कि गैस का विसरण हुआ वो बहुत तुरंत हो गया, तुरंत हम लोगों को खुशबू मिल गया। द्रव का विसरण, जल जो है थोड़ी देर बाद रंगीन हो गया, 2-4 सेकंड बाद। लेकिन ठोस का विसरण क्या है कि कुछ दिनों बाद हो रहा है, ठोस का विसरण कुछ दिनों बाद हो रहा है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो पदार्थ के विसरण का जो दर है, जो पदार्थ के विसरण का रेट है, वो उस पदार्थों पर डिपेंड करता है कि कौन से पदार्थ में किसका विसरण हो रहा है, कौन से पदार्थ में किसका विसरण हो रहा है। गैस का विसरण हो रहा है या द्रव का विसरण हो रहा है या ठोस का विसरण हो रहा है, तो उस हिसाब से उस विसरण का दर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है विसरण सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। और इसको हम लोगों ने समझ भी लिया कि हम लोगों को अगरबत्ती तुरंत खुशबू दे देता है, खाना तुरंत खुशबू देता है, और इंक जल में डालने के बाद उसका कलर थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है। और ठोस का विसरण इस व्हाइट बोर्ड पे ये जो इंक का कलर है वो भी कुछ दिनों बाद मिटाने में दिक्कत करता है, कुछ दिनों बाद ही इसमें विसरण होता है इस व्हाइट बोर्ड में। व्हाइट बोर्ड ठोस है, इंक इसमें जाके बहुत धीरे धीरे जाके मिलता है, तो कुछ दिनों बाद मिलता है, तो इसलिए इसका विसरण सबसे कम होता है, विसरण का दर इसमें सबसे कम होता है ठोस में। अब उसके बाद क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होने के कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण या कोई से भी कण, कोई सी भी वस्तु अगर वो गति कर रही है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर गतिज ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा हम लोग एक चैप्टर होता है विज्ञान में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को यहाँ पर गतिज ऊर्जा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास चैप्टर होता है फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी, कार्य क्षमता और ऊर्जा, उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं अच्छे से, कितने प्रकार की ऊर्जा होती है। तो एक प्रकार की ऊर्जा है गतिज ऊर्जा। तो हम लोगों ने देखा कि पदार्थ के कण कैसे गतिशील हो रहे हैं। देखा कि अगरबत्ती तुरंत खुशबू दे रहा है, गति करके उस कोने से इस कोने तक आ गया, इंक ऊपर डाले नीचे तक चला गया। ये व्हाइट बोर्ड में ये इंक का जो कण है वो भी अंदर चला गया कुछ दिनों बाद। तो ये हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब हम लोग इसके बाद चौथा पढ़ लेते हैं कि पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, को आकर्षित
करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जब भी, उससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी दो आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है और इसके ऐसे ऐसे कण हैं, इसके ऐसे कण हैं, तो एक कण है, मान लीजिए ऐसे इस पदार्थ के कण है। तो मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ हो एक है और ये कोई पदार्थ दो है। अब हम लोग देखेंगे कि इनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल। ये पदार्थ दो पदार्थ एक को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये पदार्थ एक पदार्थ दो को अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो इस आकर्षित करने के कारण एक दूसरे को, इनके बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। इनके बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पदार्थ एक है, पदार्थ दो है। इसको हमने बाहर निकाल के ऐसे देखा, पदार्थ एक और ये पदार्थ दो। तो पदार्थ दो, पदार्थ एक को क्या कर रहा है, अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। पदार्थ एक क्या कर रहा है, दो को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इस आकर्षित करने के कारण इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल लग रहा है। ये आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों पे निर्भर करता है। मान लीजिए कि ये द्रव का पदार्थ है, ये द्रव है या ठोस है या गैस है। मतलब कि जो ये पदार्थ है वो द्रव है या ठोस है या गैस है, उस पर एक आकर्षण बल निर्भर करेगा। अगर ठोस है तब कैसा आकर्षण बल होगा इन कणों के बीच, अगर द्रव है तब कैसा होगा इन कणों के बीच आकर्षण बल, अगर गैस है तब कैसा होगा इनके कणों के बीच आकर्षण बल। तो इसके समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, ये क्या है, ठोस है, और द्रव मतलब कि हम लोग मान लेते हैं जल है, और हमारे पास क्या है, गैस। गैस तो हमारे पास ये पूरे कमरे में क्या है, गैस है। जहां हम खड़े हैं वो भी क्या है, गैस है। तो इनके बीच आकर्षण बल समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर को तोड़ने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। हो सकता है इतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तब जाके ये मार्कर टूटेगा। अगर जल है, जल को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देंगे तो जल आसानी से एक पार से दूसरे पार जल में चले जाते हैं। हवा है, हवा में हम लोग आसानी से खड़े हैं, आसानी से बात कर रहे हैं, आसानी से हाथ इधर से इधर कर ले रहे हैं, आसानी से हाथ इधर से इधर कर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो गैस है इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम है। तभी तो ये हमारे ऊपर कोई रोक नहीं, थोड़ा सा भी बल लगा रहे हैं ये इधर से उधर चले जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये चौक है, ये चौक को हमने थोड़ा सा बल लगाया, ये चौक टूट गया। ये हमारे पास थोड़ा सा बल लगाया, टूट गया। तो इससे ये मतलब नहीं कि इनके आकर्षण बल नहीं है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल है, लेकिन इस मार्कर के कणों के अपेक्षा इसके अंदर कुछ कम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल, आकर्षण बल, आकर्षण बल पदार्थों पर निर्भर करता है, पदार्थों पर निर्भर करता है। आकर्षण बल पदार्थों पर निर्भर करता है। और हम लोग जानते हैं कि आकर्षण बल, ये जो आकर्षण बल है कणों के बीच में, ये सबसे ज्यादा किसके बीच में है, इस मार्कर के बीच में। तभी तो ये मार्कर नहीं टूटा है। तो इसका मतलब ये ठोस के बीच में सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या है, द्रव के बीच में है। उसके बाद किसके बीच सबसे कम किसमें है, गैस में है। गैस में आकर्षण बल कम है, तभी तो हम लोग आराम से ऐसे घूम ले रहे हैं, चल रहे हैं। अगर गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता, मान लीजिए गैस है हमारे पास और यहाँ पे इसके एक कण है, एक यहाँ पर एकदम सटे होते, तो हम लोग जा पाते, नहीं जा पाते। जैसे हमारी ये दीवार है, इसके एक ठोस है, इसके कण क्या है, आपस में एक बहुत पास में, तो क्या हम लोग इस पार से उस पार जा पाते हैं, आसानी से नहीं जा पाते। इस पार से उस पार हम लोग आसानी से जा पाते हैं, नहीं जा पाते, क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। अब इस आकर्षण बल को तोड़ना हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, आसानी से तोड़ नहीं सकते। लेकिन गैस के कण क्या है, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए हम लोग उनको आसानी से पार कर जाते हैं, आसानी से हम लोग
चल जाते हैं, दौड़ लेते हैं, घूम लेते हैं, हाथों को ऐसे कर लेते हैं। तो ये हम लोग 4 विशेषताओं को पढ़े। पदार्थ के कणों के बीच में जो विशेषताएं होती हैं उसको हमने पढ़ा। पहला विशेषता देखे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरे विशेषता देखे कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा विशेषता देखे कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गतिशील होने के कारण उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। और हमने चौथा पढ़ा कि पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चारों विशेषताओं को अच्छे से समझे हैं और बहुत अच्छे से इसको समझने के बाद हम लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने की बात यह है कि आप लोग इस वीडियो से समझिए, इस वीडियो को आप लोग समझिए, इस वीडियो से आप लोग नोट्स बनाइए। लेकिन इस वीडियो को आप लोग समझ लेंगे तो अपने बुकलेट से, मतलब अपने बुक से, अपनी किताब से उसको एक बार खोलिए और उससे पढ़िए और उससे नोट्स बनाइए। इस वीडियो को देख के आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उस किताब से आप लोग अपना नोट्स बनाइए। और हम लोग आप लोग को जल्द ही पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। इस नोट्स का हम लोग आपको जल्दी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे लिखित रूप में। पूरा जो भी होता है इसका थ्योरी होता है उसका हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश जल्द करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को समझिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाइए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।